माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल निधन हो गया। उनकी उम्र 92 वर्ष की थी। 26 दिसंबर की शाम 8 बजे के आसपास उन्हें दिल्ली के एम्स में बेहोशी की हालत में एडमिट कराया गया और रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। वहीं कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग भी रद्द कर दी गई। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े तमाम आयोजन भी कैंसिल हुए। आज के ललन टॉप शो में हम मनमोहन सिंह के जीवन को कुछ किस्सों, कुछ बयानों के ज़रिए समझेंगे, जानेंगे कि वो क्या ख़ास बातें थीं जो उन्हें अर्थव्यवस्था का सुधारक और पोस्ट मॉडर्न इंडिया का वन ऑफ द मेकर्स बनाती थी। साथ ही हम जानेंगे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के बारे में, जिनके स्वास्थ्य का विषय सुप्रीम कोर्ट की चिंता का विषय बना हुआ है, और साथ ही होंगी दिन की ज़रूरी सुर्खियाँ। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by ITIL and Rise. देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन को समझें उसके पहले हाल फिलहाल का सारा घटनाक्रम जान लेते हैं। 26 दिसंबर को डॉक्टर सिंह के निधन की सूचना मिलते ही कर्नाटक में मौजूद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के लिए रवाना हो गए और एम्स में उनके अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लग गया। 27 दिसंबर 2024 दिल्ली में मौजूद उनके आवास से तस्वीरें सामने आई। मौजूद थे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर रहे थे और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का शोक संदेश सामने आया। राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की शीश नवाते और श्रद्धांजलि अर्पित करते तस्वीरें सामने आई। सुनिए तमाम नेताओं को कि वो पूर्व प्रधानमंत्री को कैसे याद कर रहे हैं। आज तो छोटी छोटी बात के लिए इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लग जाते हैं, पर मैंने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहीं कोई एडवर्टीजमेंट में नहीं देखा कि उन्होंने किया। तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम अल्फाज के ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री को हम लोगों ने खोया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। बहुत बार आलोचनाएं भी हुई, बहुत बार तंज भी कसा गया, पर वो अपना पारा नहीं खोते थे और शांतिपूर्वक ढंग से जवाब भी देते थे।
जिस प्रकार उनकी बात को देश में दुनिया के लोग सुनते थे, ऐसा व्यक्तित्व था। अर्थशास्त्री थे ही थे, तो साथ में बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार 28 जनवरी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शनिवार 28 दिसंबर को सुबह 8 बजे डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय लाया जाएगा, जहां सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उसके बाद सुबह 9:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। इन श्रद्धांजलियों के बीच खोजा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत, अब पाकिस्तान के गाह गांव में हुआ था। जब छोटे थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। लालन पालन दादी जमुना देवी ने किया। प्रारंभिक विद्यालय से ही शुरुआती पढ़ाई हुई थी। पढ़ाई का माध्यम उर्दू था, इसलिए वो ताजिंदगी हिंदी स्क्रिप्ट या देवनागरी से ज्यादा सहज उर्दू लिपि में रहे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके हिंदी भाषणों को सबसे पहले उर्दू में लिखा जाता था, जिसे वो बारहा ध्यान से पढ़ने के बाद ही लोगों के सामने या कैमरों के सामने पढ़ते थे। साल 1947 देश आज़ाद हुआ और देश के 3 टुकड़े हुए। इस समय मनमोहन सिंह की आयु 15 वर्ष की थी। कई परिवारों की तरह उनके परिवार को भी अपनी सरजमी छोड़नी पड़ी। वो भारत आए, सबसे पहले हल्द्वानी और फिर अमृतसर में आकर बसे। साल था 1952। इस साल डॉक्टर सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की और साल 1954 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने स्नातक की उपाधि हासिल की। वापस पंजाब आए, कुछ समय पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाया, फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने इंग्लैंड चले गए। साल 1962 वो वापस भारत आए, फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। कुछ समय संयुक्त राष्ट्र में भी जुड़े रहे, काम किया कुछ समय तक। फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाना शुरू किया और शिक्षण के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में कदम रखा। साल 1972 से 1976 भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। साल 1982 से 1985 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और साल 1985 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। साल 1990 में चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने, जब तो उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना आर्थिक मामलों का सलाहकार नियुक्त किया। फिर आया साल 1991 जब डॉक्टर सिंह के घर एक फ़ोन आया और उनकी सरकार में और संसद में एंट्री हुई और देश के इतिहास में वो हुआ जिसका देश ने बहुत लंबे समय से सपना देख रखा था। 1991 में क्या हुआ था? दरअसल इस साल देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव अगले प्रधानमंत्री बने। कहा जाता है कि नरसिम्हा राव की चिंता वित्त मामलों को लेकर ज्यादा थी। दरअसल इस साल ही दुनिया में एक बड़ा फेरबदल हुआ था। अमेरिका और सोवियत यूनियन में बरसों से चल रहा शीत युद्ध खत्म हुआ था और इसके फलस्वरूप सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, टूटा वो। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को महाशक्तियों के टकराव से मंदी आने की चिंता थी और भारत इन चिंताओं से अछूता नहीं था। ऐसे में नरसिम्हा राव को वित्त मंत्रालय में एक मजबूत हाथ चाहिए था। प्रधानमंत्री बनने से 2 दिनों पहले कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने नरसिम्हा राव को एक 8 पेज का नोट भी दिया था। इसमें बताया गया था तमाम तरीकों से कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। नरसिम्हा राव ने उस समय के अपने सबसे बड़े सलाहकार PC अलेक्जेंडर से वित्त मंत्री वास्ते नाम सुझाने के लिए कहा। अलेक्जेंडर ने उन्हें RBI के गवर्नर रह चुके और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक IG पटेल का नाम सुझाया, ऐसा खबरें बताती हैं। नरसिम्हा राव ने सहमति दी। इस नाम पर IG पटेल को फोन मिलाया गया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो दिल्ली नहीं आ सकते। तब PC अलेक्जेंडर ने एक और नाम सुझाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस पर भी नरसिम्हा राव ने सहमति दे दी। 21 जून 1991 को शपथ ग्रहण तय था। इसके एक दिन पहले यानी 20 जून को PC अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह को फोन लगाया। डॉक्टर सिंह इस दिन ही नीदरलैंड से वापस लौटे थे, थके हुए थे तो आराम कर रहे थे। PC अलेक्जेंडर की कॉल डॉक्टर सिंह के दामाद विजय तनखा ने रिसीव की। अलेक्जेंडर ने कहा कि मनमोहन सिंह को जगाएं, नरसिम्हा राव बात करना चाहते हैं। मनमोहन सिंह और PC अलेक्जेंडर के बीच बातचीत हुई। मनमोहन सिंह को बताया गया कि उन्हें शपथ लेनी है। मनमोहन सिंह ने इसे गंभीरता से तब नहीं लिया। दमन सिंह की किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में 21 जून 1991 के उस दिन का जिक्र है जब मनमोहन सिंह अपने UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऑफिस में बैठे हुए थे। उस समय वो UGC के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके ऑफिस में फ़ोन आया और दूसरी ओर से स्पष्ट निर्देश थे कि वो घर जाएं और तैयार होकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों। मनमोहन सिंह ने ऐसा ही किया और वित्त मंत्री पद की शपथ ली।
मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में जिक्र मिलता है कि मनमोहन सिंह को शुरुआती दिनों में 1% सिंह बुलाया जाता था, 1% सिंह बुलाया जाता था, क्योंकि उन्होंने एक घोषणा की थी कि वे महंगाई दर को 1% पर लेकर आ जाएंगे। अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पार्टी के कद्दावर नेताओं मसलन अर्जुन सिंह, AK एंटनी और वाम कांग्रेस की आलोचना से तंग आकर 3 बार अपना इस्तीफा नरसिम्हा राव को भिजवा दिया था, एक के बाद एक 3 बार, और नरसिम्हा राव हर बार लौटा देते थे। उनका यही रटा रटाया जवाब होता था कि इस आलोचना का केंद्र मैं हूं, तुम अपने पर मत लो। तीसरी बार वाला इस्तीफा आने पर तो राव ने चिढ़कर कहा था कि मनमोहन दावा करते हैं कि वे राजनेता नहीं हैं, जब वे एक वित्त मंत्री के पद पर हों तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि राजनेता नहीं हैं। अब सरकार बनी तो सरकार को अपना पहला बजट भी लेकर आना था। मनमोहन सिंह की पहली चिंता थी देश का विदेशी मुद्रा भंडार, इसको अंग्रेजी में फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, जो तब महज 2,500 करोड़ ही था। इसकी अहमियत इस बात से समझिए कि किसी भी देश का फॉरेक्स रिजर्व अगर पर्याप्त मात्रा में होता है तो उस देश की मुद्रा उतनी मजबूत होती है, और फॉरेक्स चूंकि विदेशी फंड से बनता है, लिहाजा इसको मजबूत करने के लिए और विदेशी फंड चाहिए होता है। तो मनमोहन सिंह ने बजट तैयार किया और पहला मसौदा लेकर गए पीवी नरसिम्हा राव के पास, तब पीएम बन चुके थे। कहा जाता है कि इसे देखकर नरसिम्हा राव नाराज हुए, लेकिन कुछ बहसों के बाद राजी हो गए और 24 जुलाई को बजट पेश किया गया। बजट भाषण में डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश के पास महज 15 दिनों का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है और अभी हमने कुछ नहीं किया तो कभी नहीं कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने आगे एक मार्के की बात कही, सारी दुनिया स्पष्ट और ऊंची आवाज में सुन ले कि भारत जाग चुका है, हम इस दौर से और मजबूत होकर निकलेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने आर्थिक सुधार का सबसे ज़रूरी रोड मैप सामने रखा। इसमें भारत के बाजार को विदेशी निवेश के लिए ओपन कर दिया गया था, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में काम शुरू कर सकती थीं। साथ ही भारत के शेयर मार्केट में बाहर से पैसा भी इन्वेस्ट किया जा सकता था। इससे भारत में विदेशी मुद्रा का फ्लो बढ़ जाता। एक तरह से इसे ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के उदारवादी स्वरूप की शुरुआत माना गया। इसी बजट में आयात शुल्क में कटौती की गई, निर्यात को बढ़ावा देने के ऐलान किए गए। इससे फायदा यह हुआ कि भारतीय ग्राहकों के पास खपत के और भी विकल्प खुले, कहीं से भी खरीद सकते थे और इससे कंपटीशन भी मार्केट में बढ़ गया। साथ ही म्यूचुअल फंड में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को परमिशन दी गई, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया गया और TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की शुरुआत हुई। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े, इसके लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत अन्य संस्थानों के पास भारतीय सोना गिरवी रखने का प्रावधान लाया गया, जिसके बदले पैसा मिला और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा बढ़ सका। कहा जाता है कि उनके इस बजट ने देश में बड़े आर्थिक सुधार का रास्ता खोला था। 1990 से पहले भारत की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी एक कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हमारे पास अपने इंपोर्ट बिल देने के पैसे नहीं थे। उस समय नरसिम्हा राव जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, जो कि मनमोहन सिंह जी को इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और जो 3-4 बड़ी चीज़ें मनमोहन सिंह जी ने की, लाइसेंस राज हटाना, करेंसी को डिवैल्यू करना, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, जिस माध्यम से हम आज बात कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड के माध्यम से टेलीकॉम का रेवोल्यूशन लाना, एयरलाइंस को प्राइवेट एयरलाइंस को आने देना, उन सब डिसीजंस में नरसिम्हा राव जी और खासकर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था। और आज तक हम जो जिसकी खा रहे हैं इन सम सेंस, जिस पूंजी की हम खा रहे हैं, वो जो 4-5 साल इंडिया की इकोनॉमी के जो गोल्डन ईयर्स रहे हैं, हम उसी के खा रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार चार्ली रोज ने उनसे पूछा था, डॉक्टर सिंह से पूछा था कि वो खुद वजीफे पर पढ़े फिर कैसे पूंजीवादी बन गए, कैपिटलिस्ट कैसे बन गए और फ्री मार्केट में इतने दृढ़ विश्वासी कैसे बन गए। तब डॉक्टर सिंह ने जवाब दिया कि उन्हें अभी भी लगता है कि समानता एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए और पूंजीवाद ने इस दिशा में बहुत गतिशीलता दिखाई है। इस दौरान उनकी संसदीय पारी की शुरुआत भी हो चुकी थी। चूंकि केंद्रीय वित्त मंत्री थे तो कहीं ना कहीं से सांसद होना ही था, लिहाजा पार्टी ने उन्हें असम से राज्यसभा भेजा। 1991 पहला साल था जब डॉक्टर सिंह राज्यसभा पहुंचे थे। इसके बाद साल 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 में भी वो राज्यसभा गए और 3 अप्रैल 2024 को सदन से रिटायर हुए। उनकी सदन में सहभागिता को लेकर PM नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, सुनते हैं।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। डॉक्टर सिंह साल 1996 तक वित्त मंत्री रहे, साल 1998 से 2004 तक राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे, साल 2004 में यूपीए गठबंधन को बहुमत मिला और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। साल 2004 से 2014 के अपने 10 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह कई किस्म की योजनाएं लेकर आए, उनकी सरकार लेकर आई, लेकिन उनके जिन ऐलानों ने सुर्खी बटोरी उसका ब्रीफली जिक्र करते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, सूचना का अधिकार, आरटीआई, आधार कार्ड योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी और 60,000 करोड़ की किसान कर्ज माफी स्कीम और भारत अमेरिका परमाणु समझौता। इसमें से भारत अमेरिका परमाणु समझौता जो है उसके बारे में कहा जाता है इसे करने के चक्कर में उन्हें यूपीए के घटक दलों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। ऐसे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब उनके कुछ किस्से और कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देश के नेताओं और संसदीय परंपरा की टोह लेता ये वीडियो देखिए। साल था 2011। लोकसभा में भाजपा सांसद सुषमा स्वराज ने शहाब जाफरी का शेर पढ़ा, तो इधर उधर की बात न कर ये बता काफिला क्यों लूटा। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह को मुखातब सुषमा स्वराज पूछ रही थी कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम है, वो कर क्या रहे हैं। इसका जवाब डॉक्टर सिंह ने अल्लामा इकबाल के शेर से दिया, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, और जो हुआ उस दिन खुद देखिए वीडियो में। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। She is narrated in Urdu couplet. I would also do so and say, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। देखते हैं बतौर प्रधानमंत्री उनके आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो वीडियो जिसमें पत्रकारों ने सवाल किया तो डॉक्टर सिंह का जवाब था, इतिहास मेरे प्रति थोड़ा और उदार होगा। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media और 3 साल तक मनमोहन सिंह के बॉडीगार्ड रहे पूर्व आईपीएस और उत्तर प्रदेश सरकार में फिलहाल मंत्री असीम अरुण ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। असीम अरुण ने बताया कि 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त 2004 से लेकर 3 साल तक उनके बॉडीगार्ड रहे थे असीम अरुण। उन्हीं दोनों का एक किस्सा असीम अरुण ने लिखा है कि डॉक्टर साहब की अपनी ही एक कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमवी के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर के उसे देखते थे, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ मैं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है की। जो उनका व्यक्तिगत प्रबंधन था, प्राइम मिनिस्टर तो व्यस्त होता ही है, लेकिन प्रतिदिन मैं देखता था कि उनका 1 घंटे का समय रात को रिजर्व रहता था पढ़ने के लिए, और क्या पढ़ना है ये भी वो पहले से प्लान रखते थे, क्योंकि वो स्वयं विद्यार्थी थे, प्रोफेसर थे, तो निरंतर कुछ अर्थशास्त्र की, राजनीति की पुस्तकें भी पढ़ते थे और साथ साथ उनको बहुत सारी रिपोर्टें भी पढ़नी होती थी, तो वो हमेशा अपना समय उसका अलग रखते थे। तो किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, सादगी के साथ रहना है, सबको साथ लेके चलना है, इसकी वो प्रतिमूर्ति थे। और फिर एक था वो मौका जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कुछ यूं डॉक्टर सिंह को एड्रेस किया था।
continue to believe that the extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided, not just to India, but to the world, has helped us navigate through some very difficult times. और ये देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। श्रद्धांजलि के इन स्वरों में एक स्वर हमारा यानी ललन टॉप का भी है। इस खबर में अपडेट से यहीं तक। अब अगली खबर पे चलते हैं। मैच के बाद मैच, राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम, पाए अपना पैक वीराइस.com से। इस लड़ाई को जीतना है, ये लड़ाई तभी जीती जाएगी अगर पूरा देश एक होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। जिन्हें अभी आप सुन रहे थे वो हैं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल। 31 दिन से आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेहत को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल को दी जा रही मेडिकल मदद जारी रहे। अभी ऐसी धारणा बन रही कि राज्य सरकार इसका पालन नहीं कर रही है। किसी की जान खतरे में है, सरकार इस बात को गंभीरता से ले। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है तो इसे सख्ती से निपटना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से 28 दिसंबर को मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। इसके बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के वक्त कोर्ट डल्लेवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेगी। जगजीत सिंह डल्लेवाल पंजाब में फरीदकोट के डल्लेवाल गांव के रहने वाले हैं। किसान परिवार से आने वाले डल्लेवाल ने पंजाब यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साल 2022 में डल्लेवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन का गठन किया। यह संगठन 150 किसान यूनियन को मिलाकर बना है। साल 2024 में शंभू खनौरी बॉर्डर पर शुरू हुए आंदोलन में डल्लेवाल प्रमुख चेहरा हैं। 70 साल के डल्लेवाल पिछले 31 दिन से आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने पहले अन्न छोड़ा, फिर पानी पीना भी बंद कर दिया। पानी पीने से उन्हें उल्टियां हो रही हैं। खबरों के मुताबिक डल्लेवाल को कैंसर भी बताया जा रहा है। उनकी सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले 3 बार सुनवाई कर ली है। पहली बार 17 दिसंबर को सुनवाई हुई, तब पंजाब सरकार ने कहा था कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, राज्य को कुछ करना चाहिए, ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। दूसरी सुनवाई 18 दिसंबर को हुई। पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल की तबीयत ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है, कौन डॉक्टर है जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल की तबीयत को सही बता रहा है। तीसरी सुनवाई 19 दिसंबर को हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल के स्वास्थ्य की स्थिर स्थिति सुनिश्चित करना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत होती है तो अधिकारी निर्णय लेंगे। फिलहाल कल मामले पर फिर से सुनवाई होनी है। इसके अलावा 29 दिसंबर को हिसार में खाप महापंचायत बुलाई गई है और 30 दिसंबर को किसान संगठनों ने पंजाब बंद का ऐलान किया है। अब अगली खबर रुक करते हैं पटना बिहार का। हाल बीपीएससी प्रोटेस्ट का जानते हैं। पटना का गर्दनी बाग इलाका, बीपीएससी कैंडिडेट्स की भीड़ और वहां तैनात भारी पुलिस फोर्स। गर्दनी बाग धरना स्थल के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। 27 दिसंबर को धरने में शिक्षक खान सर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये बच्चे कल अधिकारी बनेंगे, ये आपके सीनियर होंगे, इसलिए इनके ऊपर लाठी चलाने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा। जमीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई पुल का ठेका नहीं मांग रहे हैं और न ही कोई सड़क वड़क का ठेका मांग रहे हैं। बस विद्यार्थियों से आपको चाहे जितनी टफ परीक्षा लेनी है ले लो, इससे हम लोग भागे नहीं है। अरे हम लोग तो कह रहे हैं टफ लो, हम लोग तो कह रहे हैं कि टफ लो परीक्षा। भाई बच्चा वाला सवाल मत लो, बच्चा वाला सवाल पूछता है, ये पूछेगा ना कि आदमी का कई हाथ होता है, बच्चा वाला सवाल पूछता है, जितना टफ लेना ले लो, लेकिन शाम के करीब 4 बजे कुछ अभ्यर्थियों ने खान और रहमान सर का विरोध करना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक दोनों पर आंदोलन हाईजैक करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद गर्दनी बाग से दोनों शिक्षक वापस लौट गए। इसके अलावा प्रशांत किशोर की आज होने वाली पदयात्रा रद्द हो गई। ये प्रशांत कल प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर उन्होंने क्या कहा था, सुनते हैं। ये पिछले कई महीनों से देखते देखते तंग आ गए हैं। जब भी कोई समाज का वर्ग यहाँ आता है, आए दिन आप लोग रिपोर्ट करते हैं। मुख्यमंत्री से जाकर आप लोग पूछते हैं, सर डाक बंगला पर महिलाओं पर लाठी चल गई, तो मुख्यमंत्री अच्छा लाठी चला है, अभी हम पता करते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है। हर दूसरे दिन लाठी चल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। और नहीं पता चल रहा है तो अब हम लोग जो भी आएगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, आप लाठी चलाइए। और इन तमाम अपडेट्स के बीच खबर आई कि बीपीएससी ने 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ग्राउंड पर मौजूद हमारे साथी रजत और राशिद ने आज के हालातों पर क्या बताया, सुनते हैं। बीती 18 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग प्रदर्शन स्थल पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है री एग्ज़ाम की। एक सेंटर पर नहीं, ये चाहते हैं कि सभी सेंटरों पर री एग्ज़ाम हो। 25 तारीख को
ये लोग गर्दनी बाग से उठकर आयोग के दफ्तर जाते हैं, वहाँ पर लाठीचार्ज होती है। उसके बाद कुछ हॉस्पिटल कुछ लोगों को ले जाया जाता है और कुछ यहीं पर आ जाते हैं। उसके अगले दिन 26 तारीख को प्रशांत किशोर घटनास्थल यहाँ प्रदर्शन स्थल पर आते हैं और एक अल्टीमेटम देते हैं कि अगर अगले दिन मतलब 27 दिसंबर तक आयोग और सरकार उनकी नहीं सुनती है, छात्रों की मांग नहीं सुनती है, तो अगर छात्र उसके बाद मार्च निकालते हैं आयोग की ओर तो उसकी अगुवाई प्रशांत किशोर करेंगे। उनका ये भी कहना था कि फिर ये देखा जाएगा कि सरकार की तरफ से लाठीचार्ज होती है पुलिस की तरफ से, तो जो लाठीचार्ज होगी फिर वो देखा जाएगा। ये प्रशांत किशोर का कहना था। उसके अगले दिन 27 दिसंबर आज की डेट पे ये जानकारी मिली कि प्रशांत किशोर की ओर से और छात्रों की ओर से एक प्रस्ताव भेजा गया है मुख्यमंत्री दफ्तर में, डीजीपी के यहाँ और चीफ सेक्रेटरी के यहाँ। उन्होंने टाइम मांगा है मिलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और उनका ये कहना है, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि अगर कल तक 28 दिसंबर दोपहर तक अगर किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, उन्हें बात करने का मौका नहीं मिलता है, तो ये मुमकिन है कि वो मार्च करेंगे आयोग के दफ्तर की ओर। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। बेसन और हुएवर सन उसमें टैलेंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आई टोल्ड यू। नहीं आई न्यू वेयर्स दिस गोइंग। हथकड़ी का मजा कहाँ आता है? जब उसको पहनो, मैं पहन नहीं पाया, मुझे लगा कुछ नहीं उसको पहनवा तुम्हारे अंदर एक कुछ करंट पैदा होगा। जब मैं समझा यूपी में समाजवाद का मतलब दौलते हुस्न पे शिवपाल बैठा मत पूछिए फुर्सत की घड़ियां हम कैसे गुजारा करते हैं, होठों से छुआकर मूंगफली माशूक को मारा करते हैं। क्या बात है।